क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 1। कब, कैसे और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताता है। इतिहास यह जानकारी देता है कि अतीत में घटनाएं वे चीज़ें कैसी थी और वर्तमान में वे घटनाएं व चीज़ें कैसे बदल गई। जैसे ही हम अतीत की तुलना वर्तमान से करते हैं तो उस दौरान में हम समय का उल्लेख करते हैं। उस समय हम पहले और बाद की बात करते हैं। कभी कभी किसी समय अवधि में होने वाली घटनाओं के लिए सटीक तरीके का निर्धारण करना वास्तव में गलत होता है। ये गलत होता है। ये सारी घटनाएं व चीज़ें एक समय अंतराल में हुई थी। इतिहास का जिक्र करने के दौरान हम केवल समय की अवधि का उल्लेख कर सकते हैं। यह एक ऐसी अनुमानित अवधि होती है जिसके दौरान विशेष परिवर्तन देखने को मिले थे। कौन से तारीखें? ऐसी तारीखें जिनका हम चयन करते हैं और ऐसी तारीखें जिनके इर्द गिर्द घटनाएं हम अपनी अतीत की घटनाओं से संबंधित कहानी रचते हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वही यह तिथियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम घटनाओं के विषय समूह को महत्वपूर्ण मानकर उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हमारा अध्ययन का विषय बदल जाता है या यदि हम नए मुद्दों को देखना शुरू करते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाएंगी। हम अवधि को कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने एक विशाल 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। इस अवधिकरण को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इतिहास के बीच विचार में ब्रिटिश शासन ने प्रगति और सभ्यता की सभी शक्तियाँ भी दर्शाई हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश शासन से पहले का समय अज्ञानता वाला समय था। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का विश्वास व आस्था एक समान नहीं था। वहीं आमतौर पर ब्रिटिश वर्गीकरण से अलग भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक काल में विभाजित किया है। इस विभाजन को लेकर भी अन्य विवाद हैं। यह एक अवधिकरण है जिसकी उत्पत्ति पश्चिम से मानी जाती है। वहीं आधुनिक काल आधुनिकता की सभी ताकतों, विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्र और समानता के विकास से जुड़ा था। मध्ययुगीन एक ऐसा शब्द था जिसका उपयोग ऐसे समाज का वर्णन करने हेतु किया जाता था जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं मौजूद नहीं थी। ब्रिटिश शासन के अधीन लोगों के पास समानता व स्वतंत्रता का भाव नहीं था। साथ ही उस काल के दौरान आर्थिक विकास और प्रगति शामिल नहीं थी। इसलिए कई इतिहासकार इस अवधि को औपनिवेशिक काल कहते हैं। औपनिवेशिक क्या है? ब्रिटिश शासन ने हमारे मूल्यों और रीति रिवाजों और प्रथाओं में कई तरह के बदलाव शामिल किए थे।
जब किसी देश द्वारा दूसरे देश की अधीनता किसी प्रकार की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की ओर ले जाती है तो हम इस प्रक्रिया को उपनिवेशिक कहते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 वर्षों के बारे में लिखने के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करते थे वे हैं। प्रशासन द्वारा जारी रिकॉर्ड। इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत ब्रिटिश प्रशासन का आधिकारिक रिकॉर्ड है। अंग्रेजों का मानना था कि लेखन का कार्य महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रशासन से संबंधित प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत निर्णय, समझौता, जांच और स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद चीज़ों का ठीक से अध्ययन और उस पर तर्क वितर्क किया जा सकता था। इस दृढ़ विश्वास ने ज्ञापनों, टिप्पणियों और रिपोर्टों की एक प्रशासनिक सांस्कृतिक का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया था कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को सावधानीपूर्वक संभाल कर रखने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने सभी प्रशासनिक संस्थानों से संबंधित रिकॉर्ड रूम स्थापित किए थे। इस दौरान महत्वपूर्ण अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी विशिष्ट संस्थाएं भी स्थापित की गई थी। सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण होना। औपनिवेशिक प्रशासन के तहत सर्वेक्षण का कार्य भी एक आम कार्य हो गया था। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश को प्रभावी रूप से प्रशासित करने से पहले उस देश को ठीक से जानना होगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश में मानचित्र के जरिए विस्तृत सर्वेक्षण तैयार किए गए थे, जिसको लेकर गांवों में राजस्व सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण में स्थलाकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहास और फसल पत्ती जैसे सभी तथ्यों को जानने का प्रयास किया गया था, जो कि क्षेत्र को प्रशासित करने के बारे में जानने के लिए आवश्यक थे। 19वीं शताब्दी के अंत से जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती थी। इस जनगणना में भारत के सभी प्रांतों में लोगों की संख्या का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करते थे, जिसमें जातियों, धर्मों, व्यवसायों की जानकारियां शामिल होती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आधिकारिक रिकॉर्ड से किस बात का पता नहीं चलता है। आधिकारिक रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि अधिकारी क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में थी, वे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संरक्षित करना चाहते थे। ये रिकॉर्ड हमेशा हमें यह समझने में मदद नहीं करते कि देश के अन्य लोगों ने क्या महसूस किया और उनके कार्यों के पीछे क्या मंशा थी। उसके लिए हमें कहीं और देखने की ज़रूरत है। हमारे पास लोगों की डायरी, तीर्थयात्रियों, यात्रियों के वृत्तांत, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आत्मकथाएं और लोकप्रिय पुस्तिकाएं हैं, जो उस दौरान स्थानीय बाजारों में बेची जाती थीं। जैसे जैसे छपाई का प्रसार हुआ, समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे और सार्वजनिक रूप से मुद्दों पर बहस की शुरुआत होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लेखन के जरिए कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था।